हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। अंकिता हियर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 13 अमीन स्टैंडर्ड 12th ऑफ कोर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ठीक है, तो गाइज लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग अमीन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, है ना। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग नाइट्रो कंपाउंड से कैसे क्या आपके अमीन को बनाते हैं। साथ ही साथ लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आप लोग अमाइड से अमीन्स को कैसे बनाते हैं, और लास्ट वाले क्लास में आपने ये भी देखा था कि आप साइनाइड से अमीन्स को कैसे बनाते हैं। और मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में कुछ ऐसे रिएक्शंस बताए थे जो कोरिलेट करके बताया था कि एक स्टेप अगर दी जाए तो सेकेंड स्टेप कैसे करेंगे, और स्टार्टिंग से लास्ट वाली चीज कैसे बनाएंगे, ये भी हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में किया था डिस्कस। अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला सिंथेसिस ऑफ अमीन, जिसका नाम है गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। ये जो सिंथेसिस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 3 स्टेप्स है और पेपर में जनरली आता है। अगर ये पेपर में आएगा तो ये 3 मार्क के लिए आएगा, ना तो ये 2 मार्क के लिए आएगा, ना तो ये 1 मार्क के लिए आएगा। क्योंकि ये जो सिंथेसिस मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ उसमें टोटल 3 स्टेप्स है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि 3 स्टेप्स तो है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये जो 3 स्टेप है ये आपके 3 मार्क के लिए ही आती है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्टेप किया दूसरी स्टेप नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकते। पूछेंगे तो पूरे तीनों स्टेप ही पूछेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। और अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो 3 मार्क्स तो आपको पूरे के पूरे पॉकेट के अंदर देके जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए किस बात की देरी, देखते हैं फटाफट से अपना गैब्रियल थालिमाइड रिएक्शन या गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। चलिए देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट वाला रिएक्शन है वो है भाई गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। हम लोग देख रहे हैं ये गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस क्या होता है भाई। चलिए देखते हैं कि गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस क्या होता है। सबसे पहले आप लोग लेंगे इसमें स्टेप नंबर 1। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को लेंगे। स्टेप नंबर 1 में आप लोग क्या लेंगे, आप लोग लेंगे थालिमाइड को। स्टेप नंबर 1 में आप लोग लेंगे थालिमाइड को। तो सबसे पहले मैं लूंगी थालिमाइड को कि थालिमाइड क्या होता है। ध्यान से देखना भाई। अब बहुत सारे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि थालिमाइड बनता कैसे। मैक्सिमम लोगों को तो थालिमाइड ही बनाते नहीं आता। अब भाई आप लोग ही बताओ, अगर आपको थालिमाइड ही बनाते नहीं आएगा तो क्या आप लोग गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस को कर पाएंगे? नहीं। अगर आपको गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस करना है तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। अभी सबको आ जाएगा बट पेपर में नहीं आएगा। तो देखो उसको याद कैसे रखना है। आप लोग क्या करेंगे, आपको बस इतना ही याद रखना है कि थालिक एसिड का मतलब क्या होता है। थालिक एसिड का मतलब होता है C डबल बॉन्डो OH, और यहाँ पे भी वैसे ही होता है C डबल बॉन्डो OH। सबको पता है भाई, जो आपका थालिक एसिड होता है ना वो ऐसा होता है, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्डो OH, और यहाँ पे भी आपका C डबल बॉन्डो OH। ये है आपका थालिक एसिड। अब आप लोग देखो क्या करते हो, आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से एक OH को हटाएंगे, यहाँ से एक OH को हटाएंगे और यहाँ पे NH लगा देंगे, बस काम खत्म। तो आई होप अब सबको क्लियरली याद रहेगा कि थालिमाइड कैसे होता है। तो ठीक है, थालिमाइड को याद रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले थालिमाइड को याद करने के लिए आप लोग थालिक एसिड का स्ट्रक्चर साइड में कहीं पे बना लो। थालिक एसिड का जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, सपोज ये आपके थालिक एसिड का स्ट्रक्चर है, तो आप लोग थालिक एसिड के स्ट्रक्चर में से यहाँ से OH को निकालेंगे, यहाँ से OH को निकालेंगे और यहाँ पे NH को लगा देंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, थालिमाइड। ठीक है, क्लियर हो गया सबको कि थालिमाइड कैसे बनेगा। अगर ये डायरेक्ट बनाने जाएंगे तो प्रॉब्लम जाएगी, हो सकता है कि आप गलती भी कर दो, बट अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हो कहीं पे साइड में बनाकर, तो वहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस एकदम कम रहते हैं। ठीक है, चलो ये तो हुआ थालिमाइड से रिलेटेड चीज। अब हम लोग देखते हैं अपने एक्चुअल रिएक्शन को। चलिए भाई देखते हैं एक्चुअल रिएक्शन को। तो स्टेप नंबर 1 में देखो क्या होगा, आप इसके अंदर में डालोगे अल्कोहलिक KOH को। आप इसके अंदर में क्या डालने वाले हो, आप इसके अंदर में आपके डालोगे अल्कोहलिक KOH को। अब देखो अल्कोहलिक KOH डालने का फायदा क्या है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज जो आपको यहाँ याद रखना है वो ये है भाई, कि कभी भी कोई भी रिएक्शन करते वक्त आपको बस इतना ही याद रखना है कि सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर, बस वही काम करना है भाई। यहाँ से आप लोग निकालेंगे H और यहाँ से आप लोग निकालेंगे OH। H और OH से क्या बन जाएगा, H और OH से बन जाएगा भाई आपका पानी।
तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। वही काम किया भाई, सबसे पहले H और OH से पानी बनाकर मैंने पानी को कर दिया रिएक्शन के बाहर। जो भी चीज बच जाएगी ना, जो भी चीज बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। इधर देखना, जरा ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बच गया है, इनको जोड़ देंगे, इनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो ये है आपकी रिंग, बेंजीन रिंग, ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये भी है आपका C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, ये वाली चीज थी, इसमें अल्कोहलिक KOH डाला, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को कर दिया घर के बाहर, ठीक है। जो भी चीज बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो ये वाला पार्ट बचा था, इसको रखा, इस पार्ट को इससे चिपका देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा K। अब K जो है वो पोटेशियम है और पोटेशियम एक मेटल होता है, तो मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर मेटल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज तो उसके बाजू वाले के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है। अभी फिलहाल मैं कोई भी नाम नहीं दे रही हूँ, जितने भी रिएक्टेंट के नेम है, प्रोडक्ट के नेम है, ये सब अपन देखते हैं, लेकिन उससे पहले रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग, ये स्टेप नंबर 1 तो हो गया, अब हम लोग मूव करेंगे अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। चलिए, तो अब देखते हैं कि स्टेप नंबर 2 में क्या होगा। तो जो भी चीज़ आपकी स्टेप नंबर 1 में बनी है, उसी को आप लोग स्टेप नंबर 2 में लेके आएंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में जो भी बनेगा उसको आप लोग स्टेप नंबर 2 में लेके आएंगे। तो लेके आ जाएंगे भाई उसको। जैसा वो दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है, जैसा ये दिख रहा है ना, बस बिल्कुल वैसा ही आपको ये लिखना है, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस क्या किया भाई, जो भी मेरा स्टेप नंबर 1 में बना था उसको मैं स्टेप नंबर 2 में लेके आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में आप लोग डालेंगे RX को, और ये जो RX होता है इसी का मतलब क्या होता है, अल्किल हाइड। ये RX का मतलब क्या है, ये RX का मतलब होता है आपका अल्किल हाइड। अब देखो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, कुछ नया नहीं करना है भाई। इधर देखेंगे, सारे के सारे ध्यान से देखो। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। सबको पता है भाई ये चीज़ कि जो भी आपका Na होता है, जो भी आपका सोडियम होता है, वो बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ, बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाता है ब्रोमीन के साथ, है ना, बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाता है आयोडीन के साथ। मतलब भी मैं ये कह सकती हूँ कि सोडियम बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाता है हैलोजन के साथ, है ना। और जो पोटेशियम होता है वो भी बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाता है हैलोजन के साथ। इसलिए तो ये सब क्या है, बहुत बढ़िया स्टेबल वाले सॉल्ट है। सोडियम क्लोरीन के साथ सॉल्ट बनाता है, सोडियम ब्रोमीन के साथ सॉल्ट बनाता है, सोडियम आयोडीन के साथ सॉल्ट बनाता है, सोडियम हैलोजन के साथ भी सॉल्ट बनाता है। अब भाई पोटेशियम भी तो सोडियम के फैमिली का ही है, दोनों के दोनों ग्रुप 1 के ही तो है ना। तो पोटेशियम भी हैलोजन के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड बनाएगा, इसलिए पोटेशियम भी हैलोजन के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड बनाएगा। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। तो यहाँ से आप लोग ये जो KX है ना, इसको कर देंगे घर के बाहर। यहाँ से आप लोगों ने ये जो KX है ना, इस सॉल्ट को कर दिया घर के बाहर, इस सॉल्ट को कर दिया रिएक्शन के बाहर। करना कुछ भी नहीं था। जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ग्रुप 1 के, तो पोटेशियम भी बहुत अच्छा बॉन्ड बनाएगा सारे हाइड्रोजन्स के साथ, वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इसलिए ये एक सॉल्ट बना दिया। अब क्या होगा, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो भाई, यहाँ से आपका ये वाला पोर्शन बचा है और यहाँ से आपका ये वाला पोर्शन बचा है। तो जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएंगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और आपके प्रोडक्ट को बना लेंगे। ठीक है भाई, तो करना कुछ भी नहीं है, बस देखो मैंने किसे किया, आप बस देखो स्टेप्स को देखो, आपको सब समझ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से के, यहाँ से एक्स को बाहर कर दिया, ये दोनों बाहर हो गए, छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को बाहर कर दिया। तो जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे,
उनको चिपका देंगे और आपके प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों बाहर निकल गए, तो मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका भी फिलहाल हम लोग कोई नाम नहीं लिखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस अगर पेपर में आता है तो 3 मार्क के लिए ही आता है। क्यों? क्योंकि ये 3 स्टेप रिएक्शन है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आया भी है, तो आपको ये एकदम परफेक्टली करके जाना है, ठीक है। ये 2015 मार्च में भी आया है। चलो अब हम लोग मूव करेंगे अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है आपका स्टेप नंबर 3। चलिए भाई देखते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 को। जो भी चीज़ आपकी स्टेप नंबर 2 में बनी है उसी को आप लोग उठा के लाएंगे स्टेप नंबर 3 में। तो चलिए भाई लिखेंगे उसको। जो भी चीज़ आपकी स्टेप नंबर 2 में बनी मैंने उसको स्टेप नंबर 3 में उठा के लाया। अब देखो हम लोग इसके अंदर में क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके अंदर में आपका डालेंगे NaOH को। आप डाइल्यूट NaOH भी ले सकते हैं या तो आप एक्वस NaOH भी ले सकते हो, चलेगा, कोई भी चीज़ चलती है, डाइल्यूट या एक्वस सब चलेगा। अब देखो भाई क्या होता है ना, NaOH में 2 चीज़ें होती है। NaOH में कौन सी 2 चीज़ें होती है, ज़रा ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखेंगे सभी लोग। NaOH में 2 चीज़ें हैं, एक है आपका ONA और एक है आपका H। सबको ये चीज़ दिख रही है या नहीं दिख रही है, ध्यान से देखो। NaOH में 2 चीज़ें, एक है आपका ONA और एक है H। देखो ना भाई, सीधी सीधी बात, ये H है, ये H इधर आ गया, और ये ONA है, ये ONA इधर आ गया। मतलब NaOH में आपकी टोटल 2 चीज़ें, एक है आपका हाइड्रोजन और एक है आपका ONA, ठीक है। चलो और आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 NaOH है, मतलब 2 ONA बनेंगे और 2 H रहेगा, सीधी सीधी बात। NaOH 2 है तो ONA भी 2 रहेंगे और हाइड्रोजन भी 2 ही रहेंगे ना। और अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से कटेंगे इसको। क्या करना है, खचा खच, क्या करना है, खचा खच, काटा भाई दोनों तरफ काटा मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग लगाएंगे ONA, यहाँ पे भी आप लोग लगाएंगे ONA, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लगाएंगे H, यहाँ पे आप लोग लगाएंगे H। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये समझने की चीज़ है भैया, ये समझता नहीं है, मैक्सिमम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि करना क्या है यहाँ पे। ध्यान से देखो, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो। जो भी आपका स्टेप नंबर 2 में बना था, फिलहाल मैंने नेम नहीं दिए, उसको मैं स्टेप नंबर 3 में लेके आई, फिर मैंने NaOH लिया। अब NaOH में 2 चीज़ें, कौन सी 2 चीज़ें, पहली चीज़ है ONA, सेकेंड चीज़ है आपकी H। अब यहाँ पे NaOH 2 है, मतलब 2 ONA रहेंगे और 2 H रहेंगे। तो देखो 2 H है ना, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाए, क्योंकि आपके हाइड्रोजन 2 थे, इसलिए मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ लगाया। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपके ONA भी कितने हैं, 2 है, तो मैंने एक ONA इधर लगाया और सेकेंड वाला ONA इधर लगाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट आपका बनता है वो क्या बनता है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। आपका यहाँ पे पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जो भी आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा ना वो रहेगा आपका RNH2। ध्यान से देखो, पहला प्रोडक्ट आपका क्या बना, पहला प्रोडक्ट आपका बना RNH2, और ये होता है आपका प्राइमरी अमीन, ठीक है। ध्यान से देखो, R, तो ये है आपका R, ये है आपका N, ये है आपका N, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो RNH2। और देखो इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे क्या बनता है, आपका यहाँ पे बेंजीन रिंग है, मैंने इस बेंजीन रिंग को यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है दोनों तरफ ऊपर नीचे, तो यहाँ भी और यहाँ भी मैंने उसको ड्रॉ किया। फिर यहाँ पे है आपका ONA, तो यहाँ पे भी आपका ONA आ रहा है और यहाँ पे भी आपका ONA आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसको कैसा किया है, खचा खच, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे डाले, तो ये RNH2 इधर आ गया और 2 ONA इधर डाले, तो एक ONA इधर आया, तो C डबल बॉन्ड ONA, और एक ONA इधर आया, C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। तो इस तरीके से ये था आपका गैब्रियल थालीमाइड रिएक्शन या गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस। समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हो सके तो इस चीज़ को बुक से पढ़ना ही मत। अगर आप लोग ये रिएक्शन को बुक से पढ़ने गए तो भूल जाओ भाई कि आपको कुछ समझेगा, क्योंकि बुक में ना ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बुक में सब डायरेक्ट दे के रखा, उन्होंने बताया नहीं कि कौन किसके साथ लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग ये चीज़ को देखते हो, आप लोग को लग रहा होगा अपनी होशियारी मर रही है, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, होशियारी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। मैं जस्ट जनरली बता रही हूँ, पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ इसकी, लेकिन ऐसे बता रही हूँ जनरली। अगर बुक से पढ़ने गए ना तो समझ में नहीं आएगा कि कौन किसके साथ रिएक्शन करके क्या बाई प्रोडक्ट बन रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, वो समझ में नहीं आएगा कैसे बन रहा है।
देखो मैंने कितने सिस्टमैटिकली आपको बताया कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर मैंने यहाँ पे भी आपको बताया, और यहाँ पे देखो ये सबसे मेजर पोर्शन था कि कैसे क्या रिएक्शन हो रही है। बुक में पढ़ने के बाद ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है, मैंने आपको बताया कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। चलो अब क्या लिखेंगे, अब इन सबका नामकरण करेंगे। चलो आ जाएंगे यहाँ पे, ये है आपका थालीमाइड। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है थालीमाइड। जब भी आप लोग रिएक्शन को पढ़ेंगे तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये गलती मत करना कि पहले लिखते जा रहे रिएक्शन को और नाम लिखते जा रहे, ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले पूरी रिएक्शन कर दो, बाद में नाम लिखने के चक्करों में पढ़ो। अगर पहले नाम लिखते गए ना तो आप लोग स्टेप नंबर 1 तो पूरी कर लेंगे, स्टेप नंबर 2 याद ही नहीं आएगी कि स्टेप नंबर 2 में क्या करना था। सोचते बैठेंगे यार मुझे तो याद ही नहीं आ रहा स्टेप नंबर 2 में क्या करना था, मैं भूल गया, ऐसी किस्सा हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसे केस को अवॉइड करने के लिए बस एक ही काम करना है भाई, और वो क्या है, नामकरण सबका बाद में लास्ट में करना। देखो पहले मैंने भी रिएक्शन लिख दी, पहले रिएक्शन लिखो, क्योंकि अगर आप लोग नाम देते हो तो आपकी रिएक्शन की लिंक टूट जाती है, और फिर वो लिंक टूट गई ना, फिर वो स्टेप्स याद नहीं आते भाई। वोलाटाइल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबके बस की बात तो होती नहीं है। अब ये जो है, ये जैसे कि थालीमाइड है, यहाँ पे आपको पोटेशियम दिख रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, पोटेशियम। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है आपने यहाँ पोटेशियम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पोटेशियम है इसलिए मैंने पोटेशियम लिखा। अब अगर आप लोग देखते हो तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली सॉल्ट टाइप का है, क्योंकि एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव है, मतलब ये सॉल्ट टाइप का है। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालीमाइड। अपन लोग इसको क्या लिखेंगे, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालीमाइड, ठीक है। अब वही पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालीमाइड को मैंने यहाँ लिया, उसी चीज को फिर से लिख देते, ये हुआ आपको वही वाली चीज, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालीमाइड। उसी चीज को मैंने यहाँ एज इट इज लिखा भाई, ठीक है। चलो अब उससे देखो क्या बन रहा है, उससे आपका बन रहा है एन अल्किल थालीमाइड। ध्यान देना, ध्यान, ये एन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने क्या लिखा, एन अल्किल। आपको याद रखना है कि ये जो आर होता है ना, इस आर का मतलब क्या होता है, अल्किल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्किल लिखा। लेकिन जो ये एल्किल है ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या नाम लिखा, एन अल्किल। और ये क्या है, ये है आपका थालीमाइड, एन अल्किल थालीमाइड। अब स्टेप नंबर 3 में भी इसको ही लेके आए, तो मैं यहाँ पे भी वही चीज लिखती हूँ, एन अल्किल थालीमाइड। अब उसमें आप लोगों ने क्या डाला, NaOH डाला, तो ये तो आपका प्राइमरी अमीन बना है। और ये क्या बना है, ये आपका बना है सोडियम, जो भी आपका नाम होगा, सोडियम थालेट, क्योंकि ये आपका थालिक एसिड है और ये है सोडियम, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, इसको आप लोग लिखेंगे सोडियम थालेट। चलिए एक बार अपन लोग क्विकली इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, पेपर में आएगा, 3 मार्क के लिए आएगा और ऐसा ही आएगा, ठीक है। हम लोग देख रहे थे गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस या गैब्रियल थालीमाइड रिएक्शन। करना कुछ भी नहीं, जैसे नाम वैसे काम, जैसे कि इसका नाम ही है थालीमाइड, मतलब ही आप लोग इसके केस में क्या लेने वाले हो, थालीमाइड लेंगे। सबसे पहले स्टेप में आप उसके अंदर डालेंगे अल्कोहलिक KOH को, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को कर देंगे घर के बाहर, रिएक्शन के बाहर। जो भी चीज बच जाएंगी ना, जो भी चीज बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। समझ गए भाई। तो ये चीज और ये चीज बच गई थी, इनको मैंने जोड़ दिया भाई, और प्रोडक्ट को बना लिया। स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 1 में जो बनेगा उसको उठा के ला लेंगे, जो बना उसको मैंने उठा के ला लिया। उसके अंदर में आप लोग डालेंगे अल्किल हैलाइड को। अब जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सब बहुत अच्छे सॉल्ट बनाते हैं हैलोजन के साथ में, ठीक है। तो वही हुआ भाई, ये पोटेशियम ने ये हैलोजन के साथ में बहुत अच्छे से सॉल्ट बना लिया। तो सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, जो भी चीज बच जाएंगी ना, उनको जोड़ देंगे। देखो भाई, ये और ये बच गया था, इनको मैंने जोड़ दिया और प्रोडक्ट को बना लिया। फिर स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, जो भी चीज आपकी स्टेप नंबर 2 में बनेंगी उसको स्टेप नंबर 3 में आप लोग लेके आएंगे। फिर उसके अंदर डालेंगे NaOH को। NaOH में 2 चीजें थी, ONA और H, तो H इधर लगाया, ONA इधर लगाया। NaOH 2 लिए तो NaO भी 2 रहेंगे और H भी 2 रहेंगे। यहाँ पे आपका बनता है RNH2 और यहाँ पे आपका बनता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ प्रोडक्ट को बना सकते हो। लगे तो मैं इसको भी मार्किंग कर देती हूँ, सो दैट आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना जाए समझने में।
अब ये गोल को देख के आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, मूव करते हैं अपनी आगे की रिएक्शन की तरफ, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गारंटी देती हूँ जिसने जिसने आज का क्लास किया है ना, उसके मैं इस चैप्टर के 3 मार्क पक्के कर दे रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर से 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन हर बार आता है 3 मार्क के लिए। एक तो वो रहेगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, या तो वो आपका रहेगा गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। ये दोनों में से 1 क्वेश्चन गारंटी के साथ पेपर में 3 मार्क के लिए ही आएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें से 3 मार्क वाला 1 क्वेश्चन डिस्कस किया, अब 3 मार्क वाला दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। चलिए देखते हैं उस रिएक्शन को। उससे पहले ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, हो सके तो प्लीज यहीं से प्रैक्टिस करो, तभी जाके आपके एक्चुअल कंसेप्ट क्लियर होंगे और रिएक्शन समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलो चलिए भाई, अब जरा इधर देखो, इधर ध्यान से सुनो। अपन लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। जरा ध्यान से सुनना, एक बार सिर्फ सुनो भाई। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन को कौन से साल में पूछा गया है? सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये रिएक्शन आपको मार्च 2013 में आई, उसके बाद में अक्टूबर 2013 में आई, उसके बाद में मार्च 2017 में आई और मार्च 2018 में आई। तो ये 4 साल में ये रिएक्शन आ चुकी है। अक्टूबर 2013, मार्च 2013, मार्च 2017, मार्च 2018। अब सोचो और मुझे बोलो कितनी इंपॉर्टेंट होंगी ये रिएक्शन। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, इतने बार अगर कोई रिएक्शन आ रही है ना, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो इस बार भी आके रहेगी। ठीक है, तो चलो भाई पक्का कर लेते हैं 3 मार्क आपके। 3 मार्क आपके मैं पक्के कर देती हूँ। चलो देखते, करना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा याद कर लो भाई, 3 मार्क मिल जाएंगे, पेपर में आना ही है। ठीक है, नाम देखते हैं इसके क्या क्या है। इसका जो पहला नाम होता है ना, वो होता है आपका हॉफमैन, हॉफमैन डिग्रेडेशन। सबसे पहली चीज ये है कि आप इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हो। ठीक है, सेकंड नाम इसका जो है, इसी को आप लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हो। इसी को आप लोग हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी बोलते हो। इसी को आप लोग हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी बोलते हो। ये सब नाम याद रखना है। इसी को आप लोग स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हो। इसी को आप लोग लेबोरेटरी मेथड भी बोलते हो। लेबोरेटरी मेथड फॉर कन्वर्शन ऑफ अमाइड टू अमीन। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड फॉर कन्वर्शन ऑफ आई होप भाई सबको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब जरा इधर सुनो भाई, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना, सब समझ जाएगा। सुनो, इसके इतने सारे नाम हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या बात करते मैम, 2013 मार्च, 2000 अक्टूबर, सॉरी सुनो, मार्च 2013, अक्टूबर 2013, मार्च 2017, मार्च 2018। इतने बार अगर ये रिएक्शन आई होगी तो आप लोग क्या लगता है हर बार एक ही नाम से आया होगा? नहीं, कभी कभी उसने आपको पूछा गिव हॉफमैन रीअरेंजमेंट विद सुटेबल रिएक्शन, या तो कभी कभी वो आपको बोलेगा एक्सप्लेन हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कभी कभी वो आपको बोलेगा एक्सप्लेन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, कभी कभी वो आपको पूछेगा एक्सप्लेन द स्टेप डाउन रिएक्शन ऑफ अमाइड, कभी कभी वो आपको पूछेगा एक्सप्लेन द लेबोरेटरी मेथड फॉर कन्वर्शन ऑफ अमाइड टू अमीन। मतलब अगर ये अभी तक रिएक्शन बहुत बार आई है ना, तो ये सेम नाम से नहीं आई है, ये अलग अलग नेम से आई है। अब आधे लोग क्या करते, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पढ़ते, और एक नाम पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। एक नाम अगर आप लोग पढ़ के जा रहे हो तो आप लोग समझ जाओ भाई गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको सारे नाम पता होने चाहिए। भले आपको रिएक्शन आती है, लेकिन अगर ये सारे नाम नहीं पता और गलती से भी इसमें से कोई दूसरा नाम आ गया, तो फिर भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि हॉफमैन है ये। इसलिए ये गलती आपको नहीं करना है, सारे नाम आपको याद रखने हैं। हॉफमैन
रीअरेंजमेंट, हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन, लेबोरेटरी मेथड फॉर द कन्वर्शन ऑफ अमाइड टू अमीन, स्टेप डाउन रिएक्शन। और कोई नाम है भाई? और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपनी रिएक्शन की तरफ। अब जरा इधर ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखेंगे सभी लोग, एकदम ध्यान से देखो। जनरली मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ, जैसे नाम वैसे काम। जैसे लोगों के नाम होते हैं ना, वैसे उनके एक्चुअली काम होते हैं, है ना। जैसे लोगों के नाम वैसे उनके काम। इधर देखो, हॉफमैन हर जगह पे क्यों आया? क्योंकि भाई हॉफमैन नाम के साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन बताया। अगर आपने उसका नाम नहीं लिया ना, तो मेरे एक्शन से ही समझ जाओ हॉफमैन क्या क्या कर सकता है। याद रखना भाई, अगर हॉफमैन का रिएक्शन पढ़ रहे हो और अगर हॉफमैन का नाम नहीं लिया ना, तो हॉफमैन विल, समझ जाओ भाई सारे के सारे। ठीक है, चलो इधर देखो, यहाँ पे आपका आ रहा है ब्रोमामाइड। क्या आ रहा है? ब्रोमामाइड। ब्रोमा का मतलब ही क्या होगा? उसके अंदर में ब्रोमीन होगा। और अमाइड का मतलब ही उसके अंदर में क्या होगा? उसके अंदर में होगा आपका अमाइड। तो आपको बस इतना ही याद रखना है भाई कि जैसे नाम वैसे काम। नाम ही है ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड। तो ब्रोमा का मतलब होगा ब्रोमीन और अमाइड का मतलब होगा अमाइड। ठीक है, तो अगर पेपर में नाम आया और आपको रिएक्टेंट याद नहीं आ रहा, हे भगवान मुझे तो रिएक्टेंट ही याद नहीं आ रहे, हॉफमैन ब्रोमामाइड के नाम तो सारे याद है, रिएक्शन ही मुझे याद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, मुझे रिएक्शन ही याद नहीं आ रही। अरे भाई ऐसे पागल जैसे आपको नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना। देखो नाम में ही वो चीज दी है कि क्या क्या लेना है, मतलब ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। नाम खुद बता रहा है, अमाइड है मतलब अमाइड लेंगे, ब्रोमीन है मतलब ब्रोमीन लेंगे। तो सीधी सीधी बात, आपको बस इतना ही याद रखना है भाई कि आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे नाम है वैसे ही उसके एक्चुअली काम है। चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे अमाइड को। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अमाइड को क्यों ले रहे, दिमाग में आता है ना अमाइड क्यों लिया। देखो भाई, नाम में अमाइड है इसलिए मैंने किसको लिया, इसलिए मैंने आपके लिया अमाइड को। ठीक है, अब इस अमाइड में मैं क्या डालने वाली हूँ? इस अमाइड में मैं आपका डालूंगी ब्रोमीन। ये क्या है भाई? ये है आपका ब्रोमीन। मैंने क्या लिया है? मैंने आपका लिया है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन था ना, ब्रोमा अमाइड, तो ब्रोमीन लिया और अमाइड का मतलब अमाइड लिया। अब इसके अंदर में आप एक और एडिशनल चीज डालने वाले हो, वो है आपका, देखो क्या है, वो है आपका KOH। और ये जो KOH है ना, ये देखो कैसा है, ये है आपका हॉट है, ये आपका एक्वस है और ये आपका कंसंट्रेटेड है। ये तीनों इसकी स्पेशलिटी है कि जो भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप यहाँ ले रहे हो, जो भी KOH आप यहाँ ले रहे हो, एक तो वो हॉट है, वो गरम रहेगा, वो एक्वस है मतलब लिक्विड फॉर्म में रहेगा और हाईली कंसंट्रेटेड रहेगा। हॉट, एक्वस, कंसंट्रेटेड KOH को आप यहाँ ले रहे हो। ठीक है, चलो, और यहाँ पे आप लोग हीटिंग कराएंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि यहाँ पे हीटिंग क्यों हो रही है। अरे भाई ये हॉट है, हॉट अपने आप हो जाएगा क्या? नहीं ना, उसको हॉट करना पड़ेगा। किसी भी चीज को गर्म करने के लिए क्या लगती है? गैस लगती है। मतलब ही क्या लगता है? हीट लगती है ना। कुकर के अंदर अगर चावल को पकाना है तो क्या लगती है? गैस लगती है ना। गैस मतलब ही क्या है? हीट है। तो आपको यहाँ हीट तो लगेगी भाई। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं डालने का भाई, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं डालने का। देखो करना क्या है, यहाँ से आप लोग जो भी चीज आपको दिख रही है ना, बस ये C+O पे आप लोग अपना हाथ रख दो या अपने फिंगर्स रख दो। करेंगे कुछ भी नहीं, बस ये C+O पे अपनी फिंगर रख दो। क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है R और यहाँ पे आपको दिख रहा है NH2। कितना इजी रिएक्शन है। अब सोचो भाई, ऐसी ऐसी रिएक्शन आपको 2 से 3 मार्क के लिए आती पेपर में। कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, करना कुछ है ही नहीं भाई। नाम के अंदर ही रिएक्टेंट दिया है, नाम खुद बोल रहा है अमाइड और ब्रोमीन लो, ले लिया भाई अमाइड और ब्रोमीन। सिर्फ KOH को याद रखना है और प्रोडक्ट भी देखो कितना आसान है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है रे भाई, बस C+O के ऊपर हाथ रख दो या C+O को किसी चीज से छुपा दो। तो क्या बचा? जब आपने C+O को छुपा दिया ना, जब आपने यहाँ पे C+O को छुपा दिया तो बचा क्या? R बचा और NH2 बचा, बस हो गया। ये क्या है? ये है आपका अमीन। यहाँ जरा स्पेलिंग ध्यान से देखो, यहाँ D है, यहाँ N है। मैक्सिमम लोग अमाइड को भी अमीनिज बोलते हैं और अमीन को भी अमीनिज बोलते हैं। उनको लगता है ये चीज सेम ही है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है भाई। यहाँ D है, ये अमाइड ड है और यहाँ N है, मतलब ये अमीन न है। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, बस ये C+O के ऊपर अपनी आंगली को रखेंगे, C+O के ऊपर अपनी फिंगर्स को रखेंगे तो क्या बचता है? R बचता है और NH2 बचता है। तो बस मैंने R NH2 को यहाँ पे लिख दिया, डन।
आई होप सबको ये पार्ट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो गया है। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई ना, ये ट्रिक क्लियर हो गई तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखो और क्या होगा, और यहाँ पे आप लोग ये देखोगे कि ये वाला जो पोटेशियम है ना, फिलहाल आप लोग रिएक्शन बैलेंसिंग की तरफ मत भागो। ये वाला जो पोटेशियम है ना, ये Br के साथ में रिएक्ट करता है और ये यहाँ पे बनाएगा आपका KBr। क्या बनता है? KBr। ये K, ये Br, KBr बनाएगा। इसी के साथ साथ और देखो यहाँ पे क्या होता है, इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका बनता है K2CO3। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका बनता है पानी। ज़रा ध्यान से देखो ये एक्चुअली कैसे होगा। KOH तो यहाँ पे 4 लगेंगे, ध्यान से देखना। ये है आपका K, KOH कितने? KOH है आपके 4, ध्यान से सुनो, KOH है आपके 4, ठीक है। सबसे पहले 4 K में से 2 K जो रहेंगे वो 2 Br के साथ में KBr बना लेंगे, ठीक है। टोटल KOH थे 4 KOH में टोटल K भी कितने रहेंगे? 4 K में से आपके 2 K 2 Br के साथ में क्या बना रहे? 2 KBr। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा? पहले टोटल KOH 4 थे तो पोटेशियम भी 4 थे, K भी 4 थे। अब ये 4 K में से 2 K तो इसके साथ बॉन्ड बना लिए, तो यहाँ पे कितने K बचेंगे? 2 K। पहले 4 थे, 4 में से 2 गए तो कितने पोटेशियम और बचेंगे? 2। तो यहाँ पे आपके 2 पोटेशियम बच गए, तो मैंने क्या लिखा? K2, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कार्बन दिख रहा है तो वही वाले कार्बन को मैंने यहाँ लिख दिया। अब ऑक्सीजन काउंट करो, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन ध्यान से काउंट करना कितने होंगे। यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन गया? 1 और 2 3 ऑक्सीजन। और यहाँ पे आपका और क्या बन रहा है? और यहाँ पे आपका जो बनेगा ना वो रहेगा आपका पानी भी रहेंगे आपके 2, ठीक है। ध्यान से समझ लो इस चीज़ को। बाय प्रोडक्ट भी लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ मैं इतना सा लिखूंगा और मुझे 3 मार्क मिल जाएंगे, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। याद रखना है भाई, वहम से सभी लोग बाहर आओ, सपनों से बाहर आओ। आपको 3 मार्क तभी मिलेंगे जब आप ये तीनों बाय प्रोडक्ट भी लिखेंगे मेन प्रोडक्ट के साथ में, तभी जाके 3 मार्क मिलते हैं। सोच लेना, अगर इतनी सी रिएक्शन पेपर में 3 मार्क के लिए इतने बार आ रही है तो इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ खास बात होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये चीज़ नहीं लिख पाते। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? अमाइड दिख रहा है तो अमाइड लेंगे, ब्रोमीन दिख रहा है तो ब्रोमीन लेंगे, KOH डालेंगे हॉट एक्वस कंसनट्रेटेड के फॉर्म में। फिर यहाँ पे क्या होगा? इस C डबल बॉन्ड O के ऊपर हाथ रखेंगे। जब आप इस C डबल बॉन्ड O के ऊपर हाथ रखते हो ना, ठीक है, सपोज आपने इस C डबल बॉन्ड O के ऊपर हाथ रखा तो बचा क्या? RNH2। ध्यान से दिख रहा है सबको? मैंने इस C डबल बॉन्ड O के ऊपर में हाथ रख दिया तो क्या बचा? RNH2 लिख दिया भाई, RNH2, बस काम खत्म। फिर क्या करना है? यहाँ पे 2 K और यहाँ के 2 ब्रोमीन, 2 KBr बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से 2 पानी निकलेंगे, ये 2 पानी निकल गए। अब बचा क्या? यहाँ पे 2 पोटेशियम बचे तो K2, एक ये वाला कार्बन बचा, एक कार्बन ये वाला, एक ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन यहाँ के, तो 1 और 2 कितने हुए? 3। तो यहाँ पे आपका क्या बना? K2CO3। चलो भाई, अब ऐसी ही एक रिएक्शन बुक की भी करते हैं। पेपर में एक तो ये भी आ सकता है, या तो पेपर में नीचे वाली रिएक्शन भी आ सकती है। दोनों में से आपको कोई भी रिएक्शन पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट आप लोग ले रहे हो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ये होता है आपका एसिटामाइड। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको आप लोग एसिटामाइड बोलते हो। इसमें भी वही सेम करवाने वाले हो, ब्रोमीन डालेंगे भाई इसमें, और इसी के अंदर में आप लोग क्या डालेंगे? इसी के अंदर में आप लोग डालेंगे हॉट एक्वस कंसनट्रेटेड KOH को, और आप लोग यहाँ पे इसका हीटिंग करवाएंगे। सेम चीज़ है, जितना ये लिया था ना उतना ही आपको ये भी लेना है। यहाँ पे भी वैसे ही होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे, अरे मुझे तो रिएक्शन ही करते नहीं आ रही, ये मैं कैसे करूँ? ये तो रिएक्शन पहली बार देखा जैसा लग रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अरे भाई टेंशन नहीं लेना। क्या बोला था मैंने तो बस एक ही चीज़ बोली है भाई, करना कुछ भी नहीं है। बस आप लोग ये C डबल बॉन्ड O के ऊपर हाथ रखेंगे, C डबल बॉन्ड O के ऊपर हाथ रख दो, बस। क्या बचा? यहाँ बचा है आपका CH3, लिख दिया भाई CH3। यहाँ बचा है आपका NH2, लिख दिया भाई मैंने NH2। तो करना कुछ भी नहीं है। करेंगे क्या? बस आप लोग ये C डबल बॉन्ड O के ऊपर में हाथ रखेंगे। जब आप ये C डबल बॉन्ड O के ऊपर में हाथ रखेंगे तो इस साइड बनेगा CH3, तो CH3 इस साइड में है आपका NH2, इस साइड में आ जाएगा आपका NH2। बाकी प्रोडक्ट एज इट इज, बाकी प्रोडक्ट जो है ना वो आपके एज इट इज बनेंगे। KBr, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका है मिथिल अमीन।
ये है CH3, तो ये हुआ मिथिल और ये हुआ अमीन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो मुझे नाम ही देते नहीं आते। अरे भाई पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 13 के पार्ट नंबर 1 में जाओ। कितना बढ़िया तरीके से मैंने प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन को आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर समझाया था, और उस वक्त बताया था कि ये IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको हर रिएक्शन में हेल्प करेंगे। याद करो भाई, इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 में जाके देखो, वहाँ पे मैंने सिखाया था कैसे नेम आते हैं। अब देखो कितना हेल्प मिल रहा है ना। ये चीज़ आपको वो चैप्टर से पता चली, वो पार्ट से, ठीक है। तो ये दोनों में से आपकी कोई भी रिएक्शन पेपर में आने के चांसेस है। एक तो ये आएगा या तो ये आएगा, इसमें से कोई भी एक नाम आ सकता है, ठीक है। 3 मार्क के लिए आएगा भाई, 3 मार्क पक्के कर दे रही हूँ। जो 2 पढ़ाए ना, गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, लिख के देती हूँ, साइन करके देती हूँ, एक क्वेश्चन 101% 3 मार्क के लिए आएगा। कर लोगे? ठीक है, जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। ये आपको जनरली फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सेक्शन डी में देखने को मिलता है, जो आपका लास्ट सेक्शन होता है ना, सेक्शन डी, जिसमें टोटल 7 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 मार्क का ये क्वेश्चन होता है। अब सोच लो, ठीक है। नहीं करोगे तो बुरा फंसोगे। एक और चीज जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी है, वो भी जरा ध्यान से सुन लो। वो चीज क्या है? यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने थे? 2, और यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं? 1। ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने थे? 2, और यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं? 1 है। तो 2 कार्बन से आपका 1 कार्बन बन रहा है, मतलब कार्बन का क्या हो रहा है? कमी हो रही है, कार्बन का डिग्रेडेशन हो रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो? डिग्रेडेशन रिएक्शन। समझ में आया क्यों डिग्रेडेशन बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके 2 कार्बन थे, और 2 कार्बन से आपका सिर्फ और सिर्फ 1 ही कार्बन बन रहा है ना। तो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है? कार्बन की कमी हो रही है, कार्बन लेस हो रहा है। इसीलिए आप लोग इसको स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हो, क्योंकि 2 कार्बन से 1 कार्बन बन रहा है, या 3 कार्बन से 2 कार्बन बनेंगे, तो स्टेप का डाउनिंग होते जा रहा है, कार्बन कम होते जा रहे हैं, तो कार्बन लेस हो रहा है, इसलिए स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसी को आप लोग डिग्रेडेशन भी बोलते हो, क्योंकि कार्बन लेस हो रहा है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। यहाँ पे आपके सारे प्रिपरेशंस ऑफ अमीन तो कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन की तरफ, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन जो होती है वो क्या क्या एक्सप्लेन करती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में आपका आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसी के अंदर में आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, और उसी के अंदर में आता है आपका सोल्यूबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल भी समझने में गड़बड़ी नहीं करना है, और काफ़ी इजी भी है। इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इजी भी है। यहाँ से आपको बहुत सारे एंट्रेंसेस के क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगा। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे आपका जो मेजर पार्ट है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सेकंड मेजर जो पार्ट है वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड मेजर पार्ट जो है वो है सोल्यूबिलिटी। ये तीनों चीज़ें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन के अंदर में ही आती है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने आगे के पार्ट को, जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। चलिए देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखेंगे सभी लोग, एकदम ध्यान से देखो भाई, ठीक है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज जो आपको यहाँ याद रखना है, वो सबसे पहले मैं ले रही हूँ प्राइमरी अमीन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपका क्या ले रही हूँ? मैं आपका ले रही हूँ भाई प्राइमरी अमीन, ठीक है। फिर मैं आपका ले रही हूँ सेकेंडरी अमीन, और फिर मैं आपका ले रही हूँ टर्शरी अमीन। एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से समझेंगे इस चीज को, तभी जाके समझ में आएगा। एक बार कंसेप्ट समझ गया ना, फिर ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने बढ़िया तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगी। सबसे पहली और सबसे काम की चीज जो आपको यहाँ याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको 3 चीजें डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज है आपका बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले आप लोग डिस्कस करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बाद में आप लोग डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को, और बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ आप लोग डिस्कस करेंगे सोल्यूबिलिटी इन वाटर को।
ये 3 चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस होने वाली है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो स्टेट बोर्ड के पेपर में यहाँ से एमसीक्यू एक पक्का है, या तो आपके एंट्रेंस एमएसटी सीटी जेई नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। चलिए तो फिर डिस्कस करते हैं इस पार्ट को। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ ये देखा भाई कि जो भी आपका नाइट्रोजन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है। यहाँ पे इस अमीन के केस में आपका नाइट्रोजन एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, मतलब ही ये अमीन का नाम क्या होगा, प्राइमरी अमीन, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप के साथ में अटैच है। तो ऐसे अमीन को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमीन। तो भाई इसी का नाम क्या रहेगा, इसी का नाम आपका यहाँ पे रहेगा प्राइमरी अमीन। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है ना, वो दो दो अल्किल ग्रुप से अटैच है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन दो दो अल्किल ग्रुप से अटैच है डायरेक्टली, तो आप लोग इसी को सारे के सारे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है वो 3 अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी अमीन। तो बस इतना ही याद रखना है भाई, बस इतना ही याद रखना है भाई कि अमीन को आपको रट्टा नहीं मानना है कि प्राइमरी अमीन में क्या होता है, सेकेंडरी अमीन में क्या होता है। बस इतना ही याद रखो कि अगर अमीन वाला नाइट्रोजन डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमीन। अगर आपका जो अमीन वाला नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली दो अल्किल ग्रुप से अटैच है, डायरेक्टली दो अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और अगर आपका जो नाइट्रोजन है वो 3 अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी अमीन। समझे या नहीं समझे? ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों की बड़ी रॉन्ग थिंकिंग रहती है, वो उनको क्या लगता है कि सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो लोग यही मान के चलते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर आएगा तभी जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है कि अगर आपका फ्लोरीन और हाइड्रोजन आएगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आएगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। याद रखना है भाई कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बल्कि इनके अलावा अगर आपका बॉन्ड फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, तब भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। अगर आपका बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है, तब भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। इसके अलावा और कोई एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। अब देखो, नाम ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नाम, तो एक एटम कौन सा रहेगा, एक एटम तो फिक्स ही है, हाइड्रोजन ही रहेगा, क्योंकि नाम ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम के अंदर में ही आ रहा है हाइड्रोजन, मतलब इतनी चीज तो फिक्स है भाई कि आपका एक एटम तो हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक है, अब सेकेंड एटम देखो क्या रह सकता है। सेकेंड एटम आपका रह सकता है ऑक्सीजन, सेकेंड एटम आपका रह सकता है फ्लोरीन, सेकेंड एटम आपका रह सकता है नाइट्रोजन। मतलब जो दूसरा वाला एटम रहेगा वो कैसा रहेगा, वो रहेगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एक तो हाइड्रोजन रहेगा क्योंकि नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेकेंड एटम आपका कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव रह सकता है, ये तीनों में से ही। सेकेंड एटम आपका कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव रह सकता है, ये तीनों में से ही, तभी जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी। समझ गए भाई? अब जरा इधर आना, ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखेंगे सारे के सारे। यहाँ पे आपके कितने नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपके कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन है भाई, ध्यान देना। यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन, एक ये, ठीक है। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, और यहाँ पे तो आपका हाइड्रोजन है ही नहीं। अब जरा इधर देखो, सपोज मैं यहाँ पे पानी को लाती हूँ, ध्यान देना भाई, हाँ सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। एक सेकेंड, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर को मुझे ड्रॉ करना है ना, ठीक है, रुको 2 मिनट, क्योंकि मुझे इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में ड्रॉ करना है। तो अपन इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखना, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई दूसरा वाला अमीन लाऊंगी। ठीक है, देखो मैं कैसे ला रही हूँ, ध्यान देना जरा।
ये है आपका कोई सेकंड वाला अमीन। ठीक है, ध्यान देना, ये आपका एक प्राइमरी अमीन है, ये आपका दूसरा प्राइमरी अमीन है, ये आपका तीसरा प्राइमरी अमीन है। अब देखो क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होंगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के बीच में होंगी, या तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में होंगी, या तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होंगी। तो ये हुई आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी। ठीक है, इसके ऊपर है आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आता है, H+ रहता है ना, और नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे आपकी पॉसिबल है। फिर आपका ये वाला नाइट्रोजन भी ऊपर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग ये देखते हो भाई कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को बना सकता है। अब जरा इधर देखना है, यहां से भी ऊपर से कोई मॉलिक्यूल आ सकता है। एक सेकेंड, यहां पे भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, ये इस तरीके से, तो हर जगह पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होता है। ठीक है, अब जरा इस केस में आओ, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक मॉलिक्यूल ने मैक्स टू मैक्स कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड। एक हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ बनाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऊपर वाले के साथ बनाया। तो टोटल उसने 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए। एक मॉलिक्यूल ने टोटल 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई। ठीक है, एक नाइट्रोजन ने ये हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन ने ये नाइट्रोजन के साथ, ये वाले हाइड्रोजन ने ये नाइट्रोजन के साथ। अब इधर आएंगे, अगर मैं इसकी बात करती हूँ ना, तो इसको भी अपन लोग एकदम अच्छे से लिखेंगे, तभी जाके समझ में आएगा ना धीरे धीरे। ध्यान से देखना भाई, एकदम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपका ये एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनेगी। ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका नाइट्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी यहाँ बनेगी। इसके ऊपर चार्ज आएगा डेल्टा प्लस, इसके ऊपर चार्ज रहेगा डेल्टा माइनस। यहाँ पे ये रहेगा डेल्टा प्लस और यहाँ पे ये रहेगा डेल्टा माइनस। हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर H+ होता है, इसलिए डेल्टा प्लस आया। और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा आएगा? ऑफकोर्स उसका उल्टा मतलब है डेल्टा माइनस। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे आपके एक मॉलिक्यूल ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई। हम लोग एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मैं पूरे टोटल की बात नहीं कर रही हूँ। एक मॉलिक्यूल ऑफ प्राइमरी अमीन ने कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई? 3। यहाँ पे आपके एक मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंडरी अमीन ने कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई? 2। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो भाई मुश्किल से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, पॉसिबल ही नहीं है। ये इतना ज्यादा ऐसे नेचर का होता है कि यहाँ आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बॉन्डिंग बन सकती है भाई, लेकिन वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप जो ऐसे नेचर के ना, ये तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप आपके हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं। अल्किल ग्रुप कभी भी वाटर को अपने पास ही नहीं आने देते। तो भले ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा भी, बट वो हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं रहेगा, क्योंकि ये 3 अल्किल ग्रुप जो है ना, ये पानी को बहुत खतरनाक तरीके से दूर भेजते, रिपेल करते। ठीक है, इसलिए यहाँ मैं बोलूंगी पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग सीधा सीधा वहां पे ये लिखेंगे कि टर्शरी अमीन जो होता है वो आपको दिखाएगा ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भले ही शो करने की कोशिश करेगा, बट वो पॉसिबल ही। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन के साथ आप लोग सोच सकते हो बनाने का, लेकिन वो मॉलिक्यूल पोलर होगा, बट वो चीज टिकेगी नहीं, वो टूट जाएगी।
ये 3 ग्रुप जो है ना, ये ऐसे अल्किल ग्रुप आ गए इसलिए, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका प्राइमरी अमीन, ये हुआ आपका सेकेंडरी अमीन, ये हुआ आपका टर्शरी अमीन। चलो अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है ना, पढ़ लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप हमको ये तो समझाओ कि ये चीज से हमको क्या समझ में मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने का हमको क्या फायदा मिला? ठीक है ना, ये तो पढ़ लिया। अरे भाई सुनो, अभी तो मैंने काम की चीज नहीं बताई है। आपने सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा, क्या आपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को पढ़ा? नहीं। क्या आपने बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ा? नहीं। क्या आपने सोल्यूबिलिटी को पढ़ा? अरे नहीं पढ़ा। मैंने तो आपको सिर्फ अभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही समझाई। अब अपन लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फिनोमिना से ये तीनों के तीनों पॉइंट को करने वाले हैं कोरिलेट, और फिर हम लोग समझेंगे कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मेरा इतना ज़्यादा हेल्पफुल, क्योंकि उसकी हेल्प से मैं क्या क्या समझ रही हूँ। उसकी हेल्प से मैं समझ रही हूँ सॉल्युबिलिटी इन वाटर को, उसकी हेल्प से मैं समझ रही हूँ बॉइलिंग पॉइंट को, उसी की हेल्प से मैं और क्या समझ रही हूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। ठीक है, चलो अब अपन लोग थोड़ा सा देखते, इधर ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखेंगे भाई। सबसे पहले अपन लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जब भी आप लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा? देखो, एक मॉलिक्यूल ने किसी दूसरे के साथ बनाया, दूसरे ने किसी तीसरे के साथ बनाया, तीसरे ने चौथे के साथ, चौथे ने पांच, देखो मेरे हाथ को देखो, एक ने पहले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, फिर उसी ने दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, फिर उसी ने तीसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई। आपके प्राइमरी अमीन के केस में एक मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई? 3-3। आपके प्राइमरी अमीन के केस में एक मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसी मॉलिक्यूल ने आपके थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाई। एक मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई प्राइमरी अमीन के केस में? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 1 2 3, 1 2 3। एक मॉलिक्यूल ने प्राइमरी अमीन के केस में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई। ठीक है, अब 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई तो उसके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कैसे होंगे? आप ही बता दो भाई। स्ट्रॉन्ग। एक मॉलिक्यूल 3-3 लोगों के गले मिल रहा है, कितनी खतरनाक वाली बॉन्डिंग होंगी, कितने खतरनाक वाली इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगे उस प्राइमरी अमीन के केस में भाई। सोचो, 3-3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, कितने खतरनाक वाले इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, पता भी है आपको। अब जरा सेकेंड में आओ। सेकेंडरी में आपने क्या देखा? एक मॉलिक्यूल जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है भाई। सेकेंडरी अमीन के केस में आपका जो एक मॉलिक्यूल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो उसमें भी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस तो है, लेकिन इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई एक मॉलिक्यूल ने। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस तो है, लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, ये ऐसे रहेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टर्शरी की, सबसे गया बिता है, किसी के भी साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा। तो अगर बॉन्डिंग नहीं रहेंगे तो फोर्सेस का तो सवाल ही नहीं उठता है, कितने कम फोर्सेस रहेंगे, कितने वीक रहेंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो भी आपके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है ना, जो भी आपके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है भाई, वो क्या हो रहे हैं? वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हाईएस्ट किस में? प्राइमरी अमीन में। एक मॉलिक्यूल ने 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, बहुत खतरनाक उनकी जिगरी आ रही है, बहुत खतरनाक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है। यहाँ पे उतना नहीं है, यहाँ पे उसने 2 ही के साथ बनाया, और यहाँ पे तो भाई पूछो ही मत मेरे से, बहुत ही गया बीता केस है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से आपके जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है वो क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं डिस्कस कर रही हूँ बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ ना भाई, अगर मैं बात करती हूँ लेफ्ट टू राइट साइड की बॉइलिंग पॉइंट की, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की डिस्कशन कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग ध्यान से देखेंगे भाई। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपके बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन करती हूँ तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे इनकी जिगरी यारी बहुत खतरनाक है, एकदम ध्यान से समझ के चलो भाई। यहाँ पे आपका प्राइमरी अमीन के केस में एक मॉलिक्यूल 3-3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, 1 2 3। एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है? 1 2 3। आपका एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है भाई। खतरनाक वाले इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है। अगर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है,
अगर बॉन्डिंग, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो उसको बॉईल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? सबसे ज़्यादा। याद रखना भाई, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा। क्यों? उसका रीज़न ये है भाई कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर बहुत स्ट्रांग है ना तो उसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगेगा। ये सब तोड़ना पड़ेगा, 1 2 3, बहुत ज़्यादा बॉईल करने के लिए टेम्परेचर लगेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनकी जिगरी यारी उतनी खास नहीं है, ठीक ठाक है। सेकेंडरी अमीन में ठीक ठाक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बॉईल करना थोड़ा टेम्परेचर कम ही लगेगा। प्राइमरी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है भाई। सब एक दूसरे को चिपक चिपक करे, 3 है जिगरी यारी। ठीक है, खतरनाक वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा इसको बॉईल करने के लिए। बट इसके केस में क्या होगा? इसके केस में आपको उतना टेम्परेचर नहीं लगेगा बॉईल करने, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल 2 ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, अब जिगरी यारी उतनी नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कम है, तो बॉईल करने के लिए टेम्परेचर भी कम लगेगा। इसकी बात करते हैं भाई, इसकी तो सबसे मेरे को बात ही नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सब अलग अलग रहेंगे, इजीली बॉईल हो जाएंगे। बॉईल करने के लिए टेम्परेचर टर्शरी अमीन को बहुत कम लगेगा। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो जो भी मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा भाई? जो भी मेरा बॉइलिंग पॉइंट है ना वो भी डिक्रीज ही होगा। समझ में आया? आई होप सबको ये पॉइंट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हुआ है। तो बस इतना ही याद रखना है कि आपके प्राइमरी अमीन के केस में बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल खुद 3 बॉन्ड बना रहा है, एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। सेकेंडरी में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी थोड़े कम हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा कम है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल सिर्फ 2 ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। टर्शरी में तो मैं से पूछो ही मत, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम, बहुत इजीली बॉयल हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी सबसे कम। ठीक है, अब एक चीज़ इसी के रिलेट में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इससे पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक एग्जाम्पल को डिस्कस करती हूँ। चलिए भाई, अभी हम लोग पेज नंबर 287 पे आएंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई पेज नंबर 287 पे जो ये आपको ग्रीन टेबल दे रखा है ना, टेबल नंबर 13.3, पेज नंबर 287 का हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, देखते हैं कि उस पॉइंट में आपको क्या बोल रखा है, उस टेबल में आपको क्या बोल रखा है। पहला एग्जाम्पल आपको देखो क्या दिया है, NC4H9 NH2। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिया है C2H5 2 टाइम्स NH। थर्ड एग्जाम्पल आपको दिया है C2H5 and CH3 2 टाइम्स। ठीक है, आपको ये सारे के सारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी दिया है। मॉलिक्यूलर मास जो आपको दिया है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास है इसका 73, इसका भी है 73, इसका भी है 73। चलो डिस्कस करते हैं इस चीज को। सभी लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये भी आपका NH2 है, ये भी आपका NH है और ये भी आपका N है। ये तीनों के तीनों आपके अमीन ही है। इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखते हैं। ये है आपका C4H9, CH3, CH2, 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 NH2। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये और ये तो सेम है क्या कि डिफरेंट है? अरे भाई, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो है ना ये आपका फॉर्मूला है समझ लो, और ये आप लोग का उसी चीज का स्ट्रक्चर है। ये उसी चीज का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ। अब अपन लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे NH। ये है आपका C2H5, ये भी है आपका C2H5। नीचे आ जाएंगे यहाँ पे N, CH3, CH3 और ये है आपका C2H5। ध्यान से देखना भाई, इधर एकदम ध्यान से देखना, सारे के सारे एकदम ध्यान से देखेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन
सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो ये हुआ आपका प्राइमरी अमीन। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन जो है ना वो दो दो अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो ये हुआ आपका सेकेंडरी अमीन। और यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है ना वो टोटल तीन तीन अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो ये हुआ भाई आपका टर्शरी अमीन। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर आपका नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है तो उसी को आप लोग प्राइमरी अमीन बोलेंगे। ये 4 कार्बन मत बोलना, अल्किल ग्रुप तो एक ही है ना, ठीक है। प्राइमरी अमीन, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है तो सेकेंडरी, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन टोटल 3 अल्किल ग्रुप से अटैच है तो टर्शरी। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम कैसे क्या, ये नहीं समझा मैम, तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम कैसे क्या आ गया, ये तो हमको समझ में ही नहीं आया। अरे भाई इधर देखो, सभी में नाइट्रोजन है एक एक, हाँ, फिर इधर काउंट करो, सभी में कार्बन कितने हैं, 4, हर जगह पे कार्बन आपके 4 ही है, और सभी केसेस में आपके हाइड्रोजन भी 10 है। तो तीनों फॉर्मूले को आप ऑब्जर्व करो, भले एक प्राइमरी है, भले दूसरा सेकेंडरी, भले तीसरा टर्शरी है, बट तीनों केस में नाइट्रोजन एक एक ही है, तीनों केस में कार्बन 4 ही है, और तीनों केस में हाइड्रोजन 10 ही है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास भी आपका सेम है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं बात करती हूँ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन की, तो प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सारी रहती है। प्राइमरी अमीन में एक मॉलिक्यूल आपकी कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है भाई, मेरे हाथ की तरफ देखो, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कैसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपका कैसा रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका रहेगा हाईएस्ट, ठीक है। और इसके बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू जो पेपर में दे रखा, बुक में दे रखा है, वो है 350.8। मैं वैल्यूज लिख देती हूँ ताकि बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना जाए आपको। अब जरा इधर देखो, ये है आपका सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, 2। टर्शरी में एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा। सेकेंडरी में क्या होगा, प्राइमरी में मैंने आपको बता दिया, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज़्यादा रहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। सेकेंडरी के केस में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे ही याद रखने का, मैंने जैसे बताया ना ऐसे ही याद रखो। सेकेंडरी अमीन के केस में एक मॉलिक्यूल ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया भाई, ठीक है। अब 2 ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम रहेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कैसा रहेगा, मैं लिखूंगी बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कैसा है भाई, मॉडरेट है, इससे थोड़ा कम है। टर्शरी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही शो नहीं करता, क्योंकि टर्शरी में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी नहीं रहेंगे। अब फोर्सेस ही नहीं रहेंगे तो बॉइलिंग बहुत जल्दी हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो कैसा रहेगा, वो लोएस्ट रहेगा। अब देखो ये तीनों में इसका सबसे ज़्यादा है, इसका कम है, इसका सबसे कम है। समझ में आया, पूरा खेल आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, पूरा खेल आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। जैसे आप मेरे सारे वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा लाइक और पसंद करते हो, एज आई ऑल नो, तो वैसे ही आप लोग मेरे सारे वीडियोज़ को देखते रहिए। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब लोगों को ये सारे वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। कमेंट ज़रूर मेंशन करो। और एक और बात, आप लोग सारे के सारे ऐप में जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे चैप्टर्स के वहाँ नोट्स अपलोड हुए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे चैप्टर्स के वहाँ टर्म पेपर भी अपलोड हुए। टर्म पेपर्स को जाके देखो, क्योंकि टर्म पेपर्स में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालती हूँ जो बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ जो आपके नोट्स है ना, वो नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। हो सकता है कि कुछ पॉइंट आपने नोट डाउन नहीं किया हो, तो वो नोट्स एक बार जाके डाउनलोड कर लो। ये नोट्स आपको सारे के सारे ऐप में जाके मिल जाएंगे। तो पवन वाग अकेडमी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे जाओ, नोट्स को देख सकते हो, वहाँ पे जाके आप टर्म पेपर्स को देख सकते हो। सिर्फ आपको जाना है, आप वहाँ पे जाएंगे, 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे, साइंस सेलेक्ट करेंगे, केमिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ आपको केमिस्ट्री की एक बुक दिखती है, उसको क्लिक करो, तो आपको अंदर में चैप्टर वाइज नोट्स, वीडियोस और टर्म पेपर्स सब मिलेंगे। एक बार जाके देखो तो सही, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।